जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इसका 47th चैप्टर मतलब नेशनल कमीशन फॉर एसटी देखने वाले हैं। हमने नेशनल कमीशन फॉर एससी ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, हमने 3 तरह की बॉडी जो है वो देखी थी। पहली होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी और तीसरी होती है नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, ये कौन सी बॉडी है? तो ये है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती है? जिसका जिक्र हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस रूप में दिया होता है? तो जो आर्टिकल्स होते हैं उसके रूप में दिया होता है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन। दूसरी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है कि जिसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं दिया होता है, लेकिन जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट किसी एक्ट के तहत उस बॉडी को बनाती है, तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है। अब ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका एक आधा एग्जाम्पल मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और तीसरी होती है नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये ऐसी बॉडीज़ होती है जो ना ही हमारे संविधान में दिया होता है और ना ही वो किसी एक्ट के तहत बनाई जाती है, लेकिन एक आधा एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन लेकर आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के ज़रिए ये जो बॉडी है ये तैयार की जाती है। एक आधा एग्जाम्पल मतलब पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग है, तो ये भी नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी ये एक संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि इसका जिक्र एक आर्टिकल में दिया हुआ है। वो आर्टिकल का नाम क्या है? तो आर्टिकल 338A। अब इवोल्यूशन देखते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ है इस कमीशन का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ओरिजिनली आर्टिकल 338 में इसके बारे में बताया गया था, और ये जो आर्टिकल 338 है इसके तहत एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। अब ये जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं इन्हें कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया गया है जो एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए। अब ये जो सेफगार्ड है ये किसके हाथ में है? तो ये जो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं इनके हाथ में होता है। ये जो होते हैं ये सब कुछ देखते हैं, जो एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके बारे में सब कुछ देखते हैं, जिससे कि उनका शोषण ना हो पाए और वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए, जिससे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इक्वालिटी की बात करता है तो सभी यहाँ पर इक्वल रह सके। और ये जो चीज़ें होती है इसके बारे में सब कुछ जो रिपोर्ट होती है वो किसके पास जाती है? तो हमारे जो राष्ट्रपति है उनके पास जाती है। तो ये हो गई स्टार्टिंग में इस तरीके की बात होती थी। उसके बाद 1978 आता है। अब 1978 में क्या हुआ था? तो 1978 में एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, जैसे कि यहाँ पर मोदी जी वो बोल रहे हैं मित्रों, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास हो चुका था। अब एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन मतलब क्या है कि जब एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास होता है तो वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और ना ही किसी एक्ट के थ्रू लाया जाता है। इसलिए हमने 3 तरह की बॉडी देखी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन जो लाई जाती है वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। अब ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आया, मतलब ये क्या रहेगा? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगी। तो ये नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज ये लाई गई थी। अब इसमें जो स्पेशल ऑफिसर है उन्हें तो रखा ही गया था, ये भी यहाँ पर रहते थे। स्पेशल ऑफिसर जो कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज है उनके लिए भी यहाँ पर प्रावधान दिया गया था। ये 1978 की बात है। उसके बाद जो लास्ट के 2 डिजिट है उन्हें हम रिवर्स कर देते हैं और हम आते हैं 1987 पर। अब इसमें क्या हुआ था? तो इसमें फिर से एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था। फिर से यहाँ पर मोदी जी आए थे मित्रों। अब उस वक्त मोदी जी नहीं थे, लेकिन समझने के लिए हम यहाँ पर मोदी जी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो कमीशन है इसे रिनेम कर दिया गया था एज नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। तो यहाँ पर नामकरण हुआ था, फिर से एक रिनेम कर दी गई थी ये बॉडी को और नाम दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। अब इसमें क्या हुआ था? तो मॉडिफाइड फंक्शंस यहाँ पर लाए गए थे। अब चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड में आगे। अब 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। अब देखिए, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन जो है वो पास नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान में
चेंजेस लाए जाते हैं और जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है तो उसकी क्या प्रोसेस है वो हमने ऑलरेडी कवर की है। स्पेशल मेजोरिटी लगती है, तो ये सब हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में इसमें और चेंजेस लाए गए। अब इसमें हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज यहाँ पर लाया गया था। मतलब जो स्पेशल ऑफिसर हमने देखा था जिसे कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज कहा जाता था, और 1987 में जो कमीशन लाई गई थी इसे पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया इस हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन ने। उसके बाद नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं, तो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। मतलब देखिए 1990 के बाद सीधा 2003 में फिर से एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लाया गया। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, मतलब ये भी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन नहीं है, हमारे संविधान में चेंजेस किए गए थे। और 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है याद रखने पड़ेंगे, 65th है, 89th है। उसके बाद इसमें क्या किया गया था, तो जो कमीशन है जैसे यहाँ पर कंबाइंड है, एससी और एसटी कंबाइंड है, दोनों कम्युनिटी के लिए कंबाइंड है, लेकिन यहाँ पर ही बायफर्गेट कर दिए गए थे। मतलब एससी के लिए अलग और एसटीज के लिए अलग कर दिए गए थे। तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मतलब नेशनल कमीशन फॉर एससी अंडर आर्टिकल 338, और उसी के साथ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स मतलब एसटी, और इसे आर्टिकल 338A में लाया गया। मतलब जो एक बॉडी थी जो एससी और एसटी दोनों कम्युनिटी के लोगों के बारे में देखती थी, अब यहाँ पर स्पेशली शेड्यूल कास्ट के लिए अलग और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग, ऐसी अलग अलग बॉडीज़ जो है यहाँ पर लाई गई थी। और जैसा कि आपको पता है जब भी नया कोई आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें ए बी सी इस तरीके के इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए आर्टिकल 338A यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ये कब एक्टिव हो चुकी थी, तो 2004 में ये एक्टिव हो चुकी थी। अब इसमें कौन कौन लोग थे, तो जो चेयरपर्सन है वो थे, वाइस चेयरपर्सन थे, और उसी के साथ 3 अदर मेंबर्स थे। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, तो ऑब्वियसली कि जो सब सबमिट करते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, इनका माँ बाप कौन है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे जो राष्ट्रपति है वो इनके माँ बाप है। इसलिए ये जो अपॉइंटमेंट रहेगी वो भी कौन करेंगे, तो हमारे राष्ट्रपति करेंगे। और उसी के साथ साथ वारंट अंडर हिज हैंड, मतलब वारंट अंडर हिज हैंड मतलब क्या है, जब चाहे तब निकाल सकते हैं। और जो कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर रहेगा वो भी किसके हाथ में रहेगा, तो हमारे जो राष्ट्रपति है उनके ही हाथ में रहेगा। मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो इनके माँ बाप है। तो इस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये एक नई बॉडी बनती है अंडर आर्टिकल 338A। अब इनके कुछ फंक्शंस हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए कुछ सेफगार्ड दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, उसी के साथ साथ कुछ जो एक्ट्स लेकर आती है सरकार उसके ज़रिए भी जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए सेफगार्ड्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो उनके संविधानिक और किसी आर्टिकल के रूप में अगर उन्हें कोई सेफगार्ड दिए गए हैं तो वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, उसे इन्वेस्टिगेट करना, उसे मॉनिटर करने का काम इस बॉडी का होता है। और अगर कोई एसटी कम्युनिटी का इंसान है और उसके साथ कोई नॉन एसटी कम्युनिटी का इंसान बुरा करता है जिससे कि उसके जो राइट्स है वो डिप्रीवेट होते हैं, तो एसटी कम्युनिटी का इंसान कंप्लेंट करेगा। तो ये जो कंप्लेंट है उसे भी इंक्वायर करने का काम इस बॉडी का होता है। अब देखिए जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनका यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इक्वालिटी की बात करता है। अब इक्वालिटी की जब बात करता है तो ऑब्वियस है कि जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो सब इक्वल रहने चाहिए। तो इक्वल रहने चाहिए, इसलिए जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार कुछ प्लानिंग प्रोसेस लेकर आती है। तो ये जो प्लानिंग प्रोसेस होती है इसमें पार्टिसिपेट करने का काम, एडवाइस करने का काम ये बॉडी करती है। उसी के साथ साथ जो ये प्लानिंग प्रोसेस लाई गई है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसे इवेल्युएट करने का काम भी इस बॉडी का होता है। अब देखिए जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कि उनकी जो रिपोर्ट्स है किस तरीके से एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनके जो राइट्स है वो डिप्राइव नहीं किए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल सेफगार्ड्स उन्हें दिए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से इंटैक्ट है। तो ये सब कुछ देखने का काम प्रेसिडेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स है ये प्रेसिडेंट मंगवा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट रिपोर्ट किसे मांगेंगे, तो ये जो बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, तो इन्हें ये प्रेसिडेंट रिपोर्ट्स मांगेंगे। अब देखिए जो सरकार है वो तो इनके लिए काम करती ही है, जैसे उनके जो राइट्स है उसे प्रोटेक्ट करना, उनका वेलफेयर करना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। तो इसके लिए जो केंद्र सरकार है या फिर जो राज्य सरकार है वो अगर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है,
तो उन्हें रिकमेंड करने का काम भी इस बॉडी का होता है कि कुछ ऐसे मेजर्स वहाँ पर रिकमेंड करेगी ये बॉडी, जिससे कि जो केंद्र सरकार है या फिर जो राज्य सरकार है वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, जिससे कि उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा, उनके जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट रह पाएंगे, उसी के साथ साथ उनका वेलफेयर भी हो पाएगा। और उसी के साथ साथ अगर प्रेसिडेंट को कुछ ऐसी चीज़ें लगती है कि इस तरीके से इनका डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है, तो प्रेसिडेंट अगर बताते हैं उन्हें कि इस तरीके से आप काम करो, जो फंक्शंस है वो करो, जिससे कि इनका जो डेवलपमेंट है, इनका जो वेलफेयर है वो हो पाए, तो वो भी काम इस बॉडी का होता है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी का। अब देखिए 2005 में जो हमारे राष्ट्रपति है उन्होंने कुछ यहाँ पर फंक्शंस स्पेसिफाई किए थे इस कमीशन के लिए, ताकि ये जो कम्युनिटी है इनके राइट्स प्रोटेक्ट रह सके, इनका वेलफेयर हो सके और उसी के साथ साथ इनका डेवलपमेंट एडवांसमेंट भी हो सके। अब देखिए जो एसटी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो बेसिकली ट्राइबल लोग हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये लोग जो जंगलों में हैं वो पाए जाते हैं। अब देखिए जंगल जो है वहाँ पर हमें जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलते हैं वो मिलते हैं। अब देखिए अगर आप कोई एरिया में रह रहे हो, वो एरिया में अगर कोई बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ बन रही है और अगर कोई दूसरा इंसान आकर वो वैल्यूएबल चीज़ जो है वो लेकर चला जाता है और आपको उसका कुछ भी ओनरशिप नहीं मिलती है, तो ऑब्वियस है कि आपको बुरा लगेगा। अब जो ट्राइबल लोग हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो निकलता है वो लेने के लिए अगर कोई बाहर का बिजनेसमैन या फिर कोई भी इंसान आते हैं तो इन्हें ओनरशिप जो है, ओनरशिप राइट्स ये देना ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट एरिया में जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलता है तो उसके जो ओनरशिप राइट्स होते हैं वो भी एसटी कम्युनिटी के लोगों को देना ज़रूरी है, पर वही लोग जो इस फॉरेस्ट में रह रहे हैं। उसी के साथ साथ जो मिनरल रिसोर्सेज निकलते हैं, वाटर रिसोर्सेज निकलते हैं, तो इसके लिए भी सेफगार्ड जो है वो दिए गए हैं ताकि ये सारी चीज़ें भी उन्हें मिल पाए। अब देखिए एसटी कम्युनिटी के लोग अगर फॉरेस्ट में रह रहे हैं और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकल रहा है अगर वो उसी पे ही अवलंबन है तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, ये जो ट्राइबल लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे कि उन्हें लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज जो है वो पता चले और सिर्फ इस पर नहीं तो बहुत ज़्यादा स्कोप उन्हें मिले अलग अलग चीज़ों में भी, जिससे कि उनका लाइवलीहुड जो है वो डेवलप हो सके। तो इसके जो मेजर्स होते हैं वो भी देखने का काम इस कमीशन का होता है। अब देखिए जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं। अब सपोज कोई फॉरेस्ट में सरकार को कोई प्रोजेक्ट लाना है, अब वो प्रोजेक्ट लाने के लिए जो फॉरेस्ट है उसे क्लीन अप करना है, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें सीधा सरकार ये तो नहीं बोल सकती कि अब तुम निकलो, अब तुम्हारा काम नहीं है, हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो एसटी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं इस फॉरेस्ट में, जिस पर जो सरकार है वो कोई प्रोजेक्ट लाना चाहती है, तो जो डिस्प्लेस किए जाएंगे वो भी प्रॉपर तरीके से डिस्प्लेस होना चाहिए। रिहेबिलिटेशन मेजर जो है वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लेने चाहिए। उन्हें किस जगह पर शिफ्ट करना है वो भी जिम्मेदारी इस कमीशन की रहेगी, इस बॉडी की रहेगी। अब देखिए जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो बेसिकली फॉरेस्ट में रहते हैं, तो फॉरेस्ट जो है अगर उसका डिफॉरेस्टेशन होता है, तो फॉरेस्ट जो है अगर वो नष्ट होते जा रहा है, तो अफॉरेस्टेशन करने की भी जिम्मेदारी इस कमीशन की, इस बॉडी की रहेगी, जिससे कि जो फॉरेस्ट है वो प्रिवेंट रहे और जो लोग इसमें रह रहे हैं, जो ट्राइबल लोग इसमें रह रहे हैं, वो भी यहाँ पर सुरक्षित रहे। उसी के साथ साथ जो मेजर्स लिए जाते हैं ताकि जो प्रोविजंस पंचायत में दिए हुए हैं एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 के तहत, वो भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। उसी के साथ साथ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब आपको पता होगा कि एक जो ज़मीन है उस पर जो अनाज है वो उगाया जाता है, उसके बाद इस ज़मीन को जला दिया जाता है, फिर ये ज़मीन जो है वो उपजाऊ नहीं रहती है, फिर दूसरा कोई पट्टा देखा जाता है, उस पर जो फार्मिंग है वो की जाती है। तो इससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, मतलब यहाँ पर झाड़ नहीं रहेंगे, यहाँ पर झाड़ नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद जो मेजर्स हमने यहाँ पर देखे थे कि प्रॉपरली अफॉरेस्टेशन जो है वो करना पड़ेगा, तो इस तरीके की नौबत यहाँ पर आ जाती है। इसलिए जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें ये बताया जाता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप मत कीजिए, क्योंकि इस वजह से जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन होता है और एनवायरनमेंट पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। अब देखिए जो कमीशन है ये रिपोर्ट किसके पास देती है, तो मैंने पहले ही जैसे आपको बताया था, जो कमीशन है वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट जो है वो ये रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, फिर पार्लियामेंट देखेगी किस तरीके से यहाँ पर जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनका वेलफेयर हो रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो यहाँ पर कमीशन रिकमेंडेशन भी दे सकती है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं जिससे कि इनका वेलफेयर हो सके, जिससे कि इनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और जो प्रेसिडेंट है वो ये रिपोर्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नर को,
जिससे कि उन्हें पता चले कि उनके स्टेट में जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उनका वेलफेयर किस तरीके से होना चाहिए, कोई कमी रह रही है तो वो उन्हें पता रहना चाहिए, और किस तरीके से उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं वो भी उन्हें पता चलना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया था, जो कमीशन है वो रिकमेंडेशंस देती है, तो जो भी रिपोर्ट गवर्नर के पास जाती है जिसमें जो कमीशन है वो रिकमेंडेशन देती है, तो गवर्नर ये प्रेजेंट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, और उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जो रिकमेंडेशंस यहाँ पर दिए हैं वो हम मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं, और अगर नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं, व्हाई द रिकमेंडेशंस आर नॉट बीन कंसिडर्ड। तो अगर ये एक्सेप्ट नहीं होता है तो नॉन एक्सेप्टेंस का भी यहाँ पर जो रीज़न है वो प्रोवाइड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो कमीशन है उसके पास कुछ पावर्स भी आती है। जब भी कोई इंक्वायरी करती है, अगर कोई नॉन एसटी कम्युनिटी का इंसान है और उसने एसटी कम्युनिटी के इंसान के साथ कुछ गलत किया है, तो जब भी कमीशन इंक्वायरी करेगी तो उसमें कुछ पावर्स होते हैं इस कमीशन के पास। अब देखिए, वो किसी भी इंसान को जो भारत में रह रहा हो उसे वो बुला सकते हैं, उसे वो ओथ दिला सकते हैं कि जो भी मैं बोलूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, उस तरीके से, और उन्हें सच्चाई जो है वो पूछ सकते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी वहाँ पर वो बुलवा सकते हैं या फिर मंगवा सकते हैं। जो भी एफिडेविट्स है उस पर एविडेंसेस भी मांग सकते हैं। जो पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं किसी कोर्ट से या फिर ऑफिस से, वो भी वो मंगवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर माल्या साहब है तो माल्या साहब ने अगर किसी एसटी कम्युनिटी के इंसान को छेड़ दिया, अब ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल सबको पता चलना चाहिए, इसलिए कोई फेमस पर्सनालिटी जो होते हैं उनका नाम लिया जाता है, इसीलिए सिर्फ मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो उन पर जितने भी केसेस चल रहे हैं किसी कोर्ट में या किसी ऑफिस में, तो वो सारे के सारे जो केसेस है वो ये कमीशन जो है वो मंगवा सकती है। वो अगर भारत में किसी भी पार्ट में रह रहे हो तो उन्हें बुला सकती है कि आप यहाँ पर आइए, और उनसे ओथ भी ले सकती है कि जो मैं बोलूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। विटनेस अगर कोई रहता है, तो अगर नीरव मोदी साहब है तो नीरव मोदी साहब अगर विटनेस बनते हैं माल्या साहब के, तो उन्हें भी ये बुला सकते हैं, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए तो वो भी वो मंगवा सकते हैं। और ऐसे कोई अगर मैटर्स आते हैं जो प्रेसिडेंट जो है वो अगर उन्हें कहते हैं कि आपको ये करना है, तो वो भी ये कमीशन को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पावर्स हमें देखने को मिलते हैं इस कमीशन के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि जो मोदी जी है, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो राहुल गांधी जी जो है एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए अगर कोई पॉलिसी लेकर आते हैं तो इन्हें इस बॉडी को कंसल्ट करना ज़रूरी रहेगा। बिना इस बॉडी के कंसल्टेशन के कोई भी मेजर पॉलिसी जो है एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ला सकती है। उसी के साथ साथ योगी जी उत्तर प्रदेश में अगर एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए कोई मेजर पॉलिसी लेकर आते हैं तो उन्हें भी इस बॉडी से कंसल्ट करना पड़ेगा। या फिर महाराष्ट्र में जो फडणवीस साहब है वो अगर कोई मेजर पॉलिसी लेकर आते हैं तो उन्हें भी इस बॉडी से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो यह है हमारे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।